हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का आपका ये 12वां अध्याय है, दूरी, मापन एवं गति। ये बीटीबीसी का बुक है, बिहार सरकार के द्वारा जो चलता है बुक। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दूरी और गति से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, सुनिएगा और जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे और बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि आपने खेलते हुए कई बार दूरी मापी होगी। क्या होगा? कई बार खेलते हुए दूरी मापी होगी। बताइए कि कबड्डी मैदान के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी कैसे मापते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में से गिल्ली को गुल्ली गुच्ची से गिल्ली की दूरी कैसे मापते हैं। कुएं की गहराई कैसे मापते हैं। अपनी स्वयं की लंबाई आप कैसे नापेंगे। बाजार में दुकानदार कैसे नापता है। अमीन खेत की लंबाई चौड़ाई कैसे मापता है। अपने गांव से पास के शहर की दूरी को आप कैसे नापेंगे। दर्जी हमारे कपड़े की नाप कैसे लेता है। ये सब आप जानते हैं कि किलोमीटर की दूरी आप मापते हैं। बहुत इतना किलोमीटर दूर है तो क्या एक शहर से दूसरी शहर को मीटर से आप कपड़े को माप लेते हैं। लंबाई चौड़ाई आप किससे, तो यही लंबाई चौड़ाई आप बित्ता से माप लेते हैं। हाथ से भी मापा जाता है, पैर से भी आप 1 फीट कहते हैं, 2 फीट होता है। ये सब मापने के आधार हैं। चलिए एक एक करके अब हम देखेंगे। देखिए सबसे लंबा कौन, ये अब लंबाई को हम मापेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात दी गई, जो गुल्ली डंडे और दर्जी को दिखाया गया है कि कपड़ा मापते हुए। सबसे लंबा कौन, तो क्रियाकलाप 1 है कि 2 विद्यार्थियों को पास पास खड़ा करके आप उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। लंबाई की तुलना यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बच्चा है, एक की लंबाई और दूसरे की लंबाई में तुलना आपको नजर आएगा। वित्तीय से मापा जा रहा है, ये वित्तीय से मापा जा रहा है कि ये बच्ची वो लंबी है और जो बच्चा है वो थोड़ा छोटा है। यहाँ पर ये दिखाया गया है। आपकी कक्षा में सबसे लंबा कौन है, ये आप बता सकते हैं। लंबू लंबू आप उसको बोलते भी होंगे। आगे चलेंगे तो किसका कमरा लंबा, अब लंबा किसका कमरा है, ये अब वार्तालाप होने वाली है। लिखा गया है कि करीम और गोलू अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। 2 लड़का है, करीम और गोलू। अब दोनों लड़ता है, झगड़ता है कि जो मेरा कमरा लंबा है, तुम्हारा कमरा लंबा है। ऐसे देखेंगे तो एक दिन दोनों इस बात पर उलझ गए। अब उलझ गए तो काम कैसा होगा, तो ये देख रहे हैं। तो आगे क्या होता है, तो बताइए कि पिछले प्रयोग की तरह क्या करीम और शबाना अपनी अपनी कक्षाओं को पास पास रखकर उनकी लंबाई की तुलना कर सकता है, तो नहीं। वो कक्षा को तो पास नहीं ला सकता, तो कैसे तुलना करेगा। तो चलिए, ये कदम से मापा जा रहा है। क्या है? कदम से मापा जा रहा है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसे करके खेत भी मापे जाते हैं। 1 धूर, 2 धूर आप डंडे से भी खेतों को मापते हैं। 1 डंडा बराबर 6 हाथ, तो 6 हाथ में अगर 1 डंडा इधर गया, 1 डंडा इधर गया, तो 1 धूर हो गया, मतलब लंबाई और चौड़ाई में। तो ये आप खेत को भी, किसान हैं तो आप जानते भी होंगे कि खेत की माप डंडे से भी की जाती है, जो कि एक आधार क्या होता है, तो हाथ होता है, ठीक है। आगे चलिए। लिखा गया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना अतुल सामान्य ढंग से चलते हुए पहले पता करे कि करीम की कक्षा के कमरे की लंबाई कितने कदम है। कदम कितना कदम है, सामान्य रूप से चलिएगा। ऐसा नहीं कि एक पैर पूरा फैला दीजिए और दूसरा पैर कम फैलाइए, ठीक है। ये आप सामान चलिएगा, सामान से। फिर वह इसी तरह सवाना की कक्षा की लंबाई नाप कर पता करे कि उसकी कक्षा कितनी लंबी है। चलिए अब तुलना हम करते हैं दोनों कक्षाओं की, जो कौन लंबा है। देखिए, अतुल की कदमों में से लंबाई कक्षा की, करीम की 23 है और शबाना की 20 है। तो बताइएगा कि सबसे लंबा कमरा किसका है, तो किसका है, तो करीम का है। कितना है ज़्यादा, तो 3 कदम शबाना से 3 कदम ज़्यादा आपका करीम का कमरा है। ये किसके कदमों से मापा गया, तो अतुल के कदमों से मापे गए ये दोनों के कमरे थे। जो लंबे किसके हुए, तो करीम के हुए। अब चलिए आगे की तुलना करके हमने आपको बता दिया।
अब है कि जब दो वस्तुएं पास पास नहीं लाई जा सकती तब क्या होगा, हम उनकी लंबाई की तुलना तीसरी वस्तु या पैमाने की सहायता से करते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा, हम यह देखते हैं कि दोनों वस्तुएं जो हैं एक तीसरी वस्तु की कितनी इकाइयां में है। मतलब जो तीसरा वस्तु जो है वो 23 जो है कदम चला वही बराबर है उसके, जो ये तीसरा वस्तु आपने अतुल के रूप में देखा। चलिए आगे, कि इस प्रयोग में वह तीसरी वस्तु मतलब वह पैमाना अतुल का कदम था। कदम की जो है जगह कदम की जगह गोलू और करीम किसी और तरीकों या वस्तु का उपयोग भी कर सकते, मतलब कदम नहीं चाहिए, किसी और का हम उपयोग करेंगे। तो इसमें से कि आपको जैसे हो गया बित्ता, हाथ, रस्सी, टुकड़ा, डंडा, पैमाना, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, एक पैमाना मतलब वस्तु। मतलब इससे तीसरी जो वस्तु है जैसे कि बित्ता हो गया, हाथ हो गया, रस्सी हो गया, ये सारे के सारे इससे आप एक जगह के मतलब जो वस्तु आपको इधर से उधर नहीं लाई जा सकती उसको इस आधार से आप मापते हैं, मतलब पैमाने से मापते हैं। चलिए पैमाने की कहानी को देखेंगे तो बहुत बहुत पुरानी है, कि आज से 100 साल पुरानी, मतलब आज से कई 100 साल पुरानी, तब सब लोग अपने बित्ते, कदम और पंजे से जो है इसकी लंबाई मापते थे। कदम से, बित्ते से, पंजे से किसी भी स्थान की जो है लंबाई मापी जाती थी। देखिए, ऊंचे कद का एक आदमी दुकान पर कमीज का कपड़ा लेने गया। उसने कपड़े के व्यापारी से 2 पसेरी गेहूं के बदले, हमने वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ा है ना, तो यही है, 2 पसेरी गेहूं के बदले 3.5 हाथ कपड़ा मांगा। दुकानदार ने अपने हाथ से पहले तो 3 हाथ कपड़ा नाप लिया, फिर उसने अंदाजा से आधा हाथ कपड़ा जो है और नाप लिया। फिर तो पहले तो 3 हाथ माप लिया और अंदाजा लगाया कि ये हाफ होगा तो हाफ भी माप लेता है। उस लंबे आदमी को लगा कि दुकानदार ने नापने में बेईमानी की है। जब उसने अपने हाथ से नापा तो कपड़ा 3 हाथ से भी कम निकला। वो तो 3.5 हाथ दिया, लेकिन ये मापा तो 3.5 हाथ नहीं बल्कि 3 हाथ से भी कम निकला। दुकानदार और ग्राहक के बीच बाजार में झगड़ा हो गया और किसके हाथ से कपड़ा नापा जाए। अब जो किसके हाथ से नापे कपड़ा जो सही हो जाए, तो आधा या चौथाई हाथ कपड़ा कैसे नापा जाए ये हम अब देखेंगे। देखिए, दुनिया के कोने कोने में आए दिन इस बात पर झगड़े होते रहते थे। मतलब कहीं कहीं जो है ये लंबा, ये छोटा, ये बड़ा, ये नाटा, ये सब जो है बहुत ही झगड़े होते रहते थे। तो कहीं खेत की लंबाई को लेकर, कहीं रस्सी की लंबाई को लेकर, कहीं जो है किसी नाप की लंबाई को लेकर, ये सब होते झगड़े रहते थे। अंत में लोगों ने तय किया कि एक निश्चित दूरी का पैमाना बना लिया जाए और उसको छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट लिया जाए। सब लोग लंबाइयों और दूरी जो है इसी पैमाने से नापें और इस पैमाने के बराबर लंबाई के ही लकड़ी या धातु और जो है के और पैमाने भी बना लिए गए। देखेंगे तो उन्होंने लकड़ी या धातु के ही पैमाने क्यों बनाए और कपड़े या रबर के क्यों नहीं बनाए, आपस में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, लकड़ी या धातु का जो है आप बनाते हैं तो वो स्थिर है, कपड़े या रबर का बनाएंगे तो वो स्थिर नहीं है। तो मतलब इसका जो है कपड़े को आप कहीं से काट सकते हैं, रबर को वो क्या होगा, घिस सकता है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये लकड़ी और धातु जो है वो क्या होगा, आप जितना में छोड़ देंगे वो उतना में ही रहेगा। इसका जो है क्षरण कम होता है, ना के बराबर होता है। आगे है कि एक जगह पर लोगों ने अपने राजा की नाक से उसके बाह के बीच अंगुली के छोर तक लंबाई को 1 गज माना। क्या है, एक जगह पर जो है राजा के नाक से, ये नाक है तो और उसके बाह की ओर जब गया तो वो एक जो है यहाँ पर जब ये छोर, हाथ का छोर, अंगुली के बीच का छोर और नाक का छोर, जब ये लंबाई मापा तो उसको बोला 1 गज। कितना, तो 1 गज। और 1 गज के 3 टुकड़े किए और उन्हें कहा फुट। जब 1 गज हो गया तो उसको 3 टुकड़े कर दिए, 1 ये 2 और 3। जब ये 3 टुकड़े हुए तो ये हुए फुट। ठीक, हर एक फुट के 12 भाग जो है बराबर भाग किए
और हर भाग को 1 इंच कहा, और ये फुट जो है उसको 12 भाग में 1 2 3 4 5 करके 12 भाग करिए, तो ये जो 12 भाग है उसको इंच बोला। तो आपने यहाँ पर समझा। तो चलिए एक बार हम पुनः आपको बताते हैं। राजा के नाक से लेकर हाथ तक कितना? 1 गज। 1 गज में जो है 3 जो है फुट मारा, जो 3 जो है भाग कर दिया, 3 फुट। ठीक, 3 टुकड़ा किया, 3 फुट। एक टुकड़े में जो है 12 भाग किया, एक टुकड़े को 12 भाग किया, तो उसको बोला कितना? इंच। कितना? 1 इंच। हर भाग को क्या बोला? 12 भाग है तो 1 भाग बराबर 1 इंच, 12 भाग बराबर 1 फीट, 3 फीट बराबर 1 गज। ठीक है, आगे चलिए। लिखा गया है कि यहाँ पर इंच हो गया, इंच के और छोटे हिस्से किए 220 गज का एक पलांग माना और 8 पलांग को 1 मील। मतलब 220 जो है यहाँ पर 220 गज जब होगा तो उसको 1 पलांग माना जाएगा और 8 पलांग को 1 मील। कितना? 220 जब गज हो जाएगा, मतलब 220 गज चल देगा तो क्या होगा? तो वो फलांग माना जाएगा। क्या होगा? 1 फलांग होगा। और यह जो है 8 फलांग ऐसे चल दिया तो उसको 1 मील मानेगा। क्या? 1 मील मानेगा। दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने अपने पैमाने तय किए। ये एक जो है जगह का पैमाना था। इसमें आपको ये गज वाला आज भी दिखता है, और जो है फुट वाला और जो है इंच वाला आज भी आपको देखने को मिलता है। ऐसे माप होती है। ठीक है, ये आपका हो गया पैमाना तय किया, ये हो गया। और इससे जो है लोगों को कुछ सहूलियत भी हुई। बस एक दिक्कत बाकी रह गई कि कई देशों का पैमाना दूसरे देशों के पैमाने से भिन्न होता था। इससे दोनों देशों, मतलब कोई भी देश था, इससे देशों के बीच व्यापार में काफ़ी असुविधा होती थी और झगड़े की आशंका जो है हमेशा बनी रहती थी। ये राजा को देख सकते हैं कि नाक से लेकर अंगुली तक, जो हाथ की अंगुली तक की एक छोर मापता हुआ। आगे है कि अतः यह तय किया गया कि फ्रांस नामक देश में रखी विशेष धातु की एक छड़ की जो है लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा। कहाँ के जो है? तो ये फ्रांस का जो है एक धातु है, एक छड़ है, उसको क्या माना गया? तो 1 मीटर माना गया। और 1 मीटर के 100 बराबर हिस्से किए गए और उन्हें सेंटीमीटर कहा गया। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये तो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए? तो 100 बराबर भाग किए गए वही मीटर को, 1 मीटर को, तो क्या हो गया? वो हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। समझ गए आप? तो हर सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया तो वो बन गया मिलीमीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर है, इसको 10 बराबर 10/10 कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मिलीमीटर हो जाएगा। ये भाग जो है 10 बराबर भागों में जो बांट रहे हैं 100, मतलब 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक जो है मिलीमीटर। मतलब हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बांटेंगे, मतलब 10 मिलीमीटर बराबर कितना? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 10 मतलब यहाँ पर है कि टोटल 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और कितना जो है मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमने देखा कि 100 बराबर भागों में बांटा तो वो सेंटीमीटर हो गया, और हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा तो वो मिलीमीटर हो गया। 10 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? वह 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? वो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आप समझ गए, यहाँ पर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे है कि वैसे तो अभी भी अलग अलग जगहों पर जो है नापने की अलग इकाइयाँ प्रचलित हैं, पर मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI माना गया। यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। मीटर को क्या माना गया? मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मतलब SI माना गया। क्या माना गया? SI किसको कहते हैं? तो मीटर को। मीटर को क्या माना गया? मीटर को अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई माना गया, मतलब मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसको बोलते हैं SI। अब है यहाँ पर आपका पैमाना। देखिए,
अपने ज्यामितीय बॉक्स के पैमाने को देखिए, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लंबाई चौड़ाई आप जो है इंची सब कुछ आप रखते हैं। तो यही ज्यामितीय बॉक्स को निकालिए और उसमें जो लंबाई मापने के निशान बने होंगे। तो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, ये सब आप देखते हैं पैमाने में। तो पैमाने पर लिखे अंक सेंटीमीटर जो है की माप है। क्या है, पैमाने पर जो लिखा है आप 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक देखते हैं, 1 इंची का होता है। तो 1 से 15 सेंटीमीटर जो है आपको मिलता है। तो ये पैमाने के रूप में कैसे, तो सेंटीमीटर में लिखे रहते हैं। हर 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा है। क्या है, हर 1 सेंटीमीटर कितने, तो 10 बराबर भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो हर सेंटीमीटर कितना, तो 10 बराबर भाग में। और जो सेंटीमीटर का वो 10वां जो भाग है वो क्या कहलाता है, मिलीमीटर। हमने ऊपर आपको बताया भी कि 10 जो है यहाँ पर 10वां भाग क्या कहलाएगा, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये ऐसे याद रखिएगा, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, बराबर 1 मीटर। ठीक है, आगे चलेंगे कि एक पैमाना खुद बनाइए। अब जो है आपको पैमाने बनाने के लिए कहता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्रियाकलाप 2 कि ग्राफ कॉपी में दिए गए ग्राफ कागज़ की मोटी लाइनों में जो है एक लंबी पट्टी काट लेंगे और जो है इसके एक बड़े खाने की लंबाई कितनी है ये देखेंगे। बड़े, ये जो देख रहे हैं ये भाग जो है देखेंगे तो बड़े खाने की लंबाई कितनी है। अब जो 15 बड़े खाने गिनेंगे, 0 से लेकर 15 तक उसमें लिखेंगे। जैसे आप इंची में देखते हैं, आपका पैमाना बन गया। आप इसको जो है अपनी कॉपी में अपनी विज्ञान की कॉपी में उसके सिरे पर चिपकाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जो है एक बड़े खाने में कितने छोटे बड़े खाने हैं ये देखेंगे, भाग कितने हैं, छोटे बड़े कितने हैं। तो क्या इसका उपयोग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नापने के लिए भी कर सकते हैं। तो कागज़ का जो है देखेंगे, तो कागज़ का बना रहे हैं तो टेढ़ी मेढ़ी में तो आराम से हो जाएगा, लेकिन जो सीधा है इंची जो है उसमें टेढ़ी मेढ़ी को नहीं मापा जा सकता। ये उसके लिए आप फीते का उपयोग करते हैं। एक लकड़ी ग्राफ जो है ये है और इसमें जो है काट कर बनाया गया है, लकड़ी का ग्राफ है। तो इसको टेढ़ी मेढ़ी में नहीं कर सकते हैं, जो उसके लिए फीते का उपयोग आप करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिमागी कसरत करेंगे और सेंटीमीटर जो है यहाँ पर 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर ये आप देख रहे हैं। हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो 10 यहाँ पर देख रहे हैं मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन आपको मिल रहा है, तो क्या मिलीमीटर है, ये आप बताएंगे। चलिए आगे हम देखेंगे। आपका है कि 1 सेंटीमीटर को कितने भाग में बांटा गया, तो 10 भाग में बांटा गया, 10 जो है लाइन में बांटे गए हैं। एक छोटे जो है एक इस एक छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो मिलीमीटर कहते हैं। आपके द्वारा बनाए गए जो है पैमाने में हर छोटा भाग कितने मिलीमीटर के बराबर है, तो 10 मिलीमीटर के बराबर है। इससे कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं, तो आप यहाँ पर कहाँ से कम से कम 15 सेंटीमीटर माप सकते हैं, जो आप 0 से 15 माने हैं। किसी जो है पैमाने से कम मापी जा सकने वाले दूरी को उसके जो है उस पैमाने को अल्पमत माप कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पैमाने को अल्पमत माप कहा जाता है। मतलब सबसे कम जो है आप दूरी माप रहे हैं वही अल्पमत माप होगा। किसी पैमाने को इस्तेमाल करने से पहले उसकी अल्पमत माप ज़रूर पता कर लेनी चाहिए कि उसका जो है कितना हो सकता है। ये अल्पमत माप मतलब दूरी आप देख लेंगे कि उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना होगा। 1 मीटर कितना बराबर, तो 1 मीटर आपने देखा कि कितना बराबर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर, 10 जो है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना जो है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो इसको कितना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 1000 हो जाएगा मिलीमीटर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर है कि आपकी लंबाई कितना मीटर है, तो आप कितना मीटर होंगे, 3 से 4 मीटर, 3 मीटर। ये हो गया। अब देखिए किलोमीटर कितना बराबर, 1 किलोमीटर कितना बराबर, तो 1 किलोमीटर कितना होता है, तो किलो का मतलब होता है 1000। क्या होता है, किलो का मतलब 1000। 1000
जो है ये ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोग्राम का मतलब कितना, 1000 ग्राम। तो 1 किलोमीटर कहेगा तो उसी को मीटर में बदल दीजिए, ग्राम को मीटर में कर दीजिए, तो ये मीटर हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। देखिए कुछ इकाई यहाँ पर प्रचलित हैं, कौन कौन सी इकाई प्रचलित है, ये जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपसे यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। अगर वही किलोमीटर में पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो 1000 मीटर कहिएगा। ठीक है। कुछ अन्य इकाई में देखेंगे तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच बराबर। और 1 गज जो है आपने ऊपर देखा भी कि 1 गज बराबर 3 फीट। नाक से लेकर हाथ तक जो उंगली तक जो नापा था राजा का, वही अभी भी चलता है कि 1 गज बराबर कितना, 3 फीट। और 1 फुट बराबर 12 इंच। आपने देखा था ना, 1 फुट को 12 भाग में बांट दिया तो इंच बन गया था। तो 1 फुट बराबर कितना, तो 12 इंच हो गया। आगे चलिए, देखिए पैमाना से मापने का सही तरीका। पैमाना से जो है मापने का सही तरीका, जिस चीज़ की लंबाई मापनी हो उसके जो है साथ पैमाने के समांतर आप रख देंगे, और फिर वस्तु की जो है और छोर जो दोनों पट्टी जो है उसकी जो है सेंटीमीटर कितने हैं, ये पैमाना में आप देखेंगे कि कितना ये सेंटीमीटर उसकी दूरी में है, यही है। और यह जो है 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आप तो जानते ही हैं। और जो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आपका तीली है, इसकी जो है लंबाई कितनी है, तो ये 3.7 सेंटीमीटर है। 3.7 सेंटीमीटर, जीरो से लेकर 3.7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के स्केल में माचिस की लंबाई है। देखिए अच्छा, तो अब चित्र में गिनकर बताइए कि माचिस की तीली की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार जो है हम यह भी गिन सकते हैं कि वायु के हम गिन सकते हैं कि वस्तु के दोनों सिरों के बीच जो है कितने सेंटीमीटर और जो है कितने मिलीमीटर हैं। तो आप गिन सकते हैं कितना सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 हो गया टोटल, और मिलीमीटर में यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, उसके बाद जो होगा 7 होगा, वो मिलीमीटर होगा। ठीक है। आगे चलिएगा, आगे है कि चित्र में माचिस की तीली की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर है। आलपिन की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं, और किसी भी लंबाई के साथ उसकी जो है इकाई लिखना ना भूलें। मतलब कि जो आप पूरा लिखिएगा, ना कि हाफ लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप इसकी जो है यदि आप इकाई नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वालों को कैसे पता चलेगा कि जो है दूरी सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, या मीटर में है, या अन्य इकाई में। तो इसीलिए सेंटीमीटर एस एम जो देते हैं, या मिलीमीटर एम एम देते हैं, ये आप देना ना भूलें, या एम दें, ये मीटर का ये संकेत है। ये जो है इससे आप पता लग जाएगा कि ये सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में है, या मीटर में है। किलोमीटर में देते हैं के एम देते हैं, केजी होता है किलोग्राम, तो केजी देते हैं। तो ये आपका संकेत होता है, इससे किसी को पता लग जाता है कि आखिरकार ये कितनी लंबाई या वजन है, या जो है दूरी है, इसे जो है पता लग जाता है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि इकाई ही देना छोड़ दें। ठीक है। अब है स्केल पर पेंसिल की लंबाई मापना। स्केल पर पेंसिल की लंबाई मापेंगे कितना है, तो वही है ऊपर आपने देखा कि जो आप कैसे नापते हैं। एक जो है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि 4 सेंटीमीटर पर हम जो है निशान लगाएं, दूसरा सेंटीमीटर 9.8 सेंटीमीटर के निशान पर है। तो इसकी जो है पेंसिल की लंबाई कितना, 9, 8 और 4 0। तो सेंटीमीटर में है तो घटाएंगे तो 5.8 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, ये सेंटीमीटर है, ये इसका और ये इसका जो दोनों को घटा देंगे तो 5.8 सेंटीमीटर टोटल है, लंबाई है। अब है कि चाहे तो खाने गिनकर इसकी जांच कर लें। पैमाने के शुरू और आखिरी छोर पर थोड़ी दूरी पर निशान नहीं होते, जहां से पैमाने का जीरो शुरू होता है, वहीं से जो है मापना शुरू होगा। आप 1 2 करके नहीं, बल्कि जीरो से मापिएगा। यदि आपका पैमाना टूटा है तो आप किसी के कारण से उस पर जीरो का निशान नहीं है तो भी जो है आप पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है तरीका वही है जो आपके पेंसिल में लंबाई की निकालने का तरीका। मतलब अगर नहीं भी जीरो है तो आप क्या करेंगे, तो जीरो नहीं है तो 1 का मान लेंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो 0 से 2 तक में होगा वो 1 होगा, 2 के बाद 3 होगा तो वो 2 होगा, ऐसे करके मापिएगा। ठीक है।
अब बताइए, यहाँ पर लिखा गया है कि 12.7 जो है 12.7 में जो चित्र है उसको तिली की लंबाई कितनी है और 12.8 में जो है रिफिल की लंबाई कितनी है। तो ये देख सकते हैं कि तिली और रिफिल की लंबाई आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है, जो यहाँ से 0 से यहाँ पर 15 है ना, ये 15 से यहाँ पर आए तो कितना 4 हुआ, और यहाँ पर 4 से कितना आए 10 पर आए तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, इधर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब है गलतियां पकड़े, तो गलती हम पकड़ेंगे। देखिए श्यामा और शायरा 12.9 ये स्केल पैमाना है, इससे मत कहीं इसको माप रहा है, क्या है पत्ता है। तो श्यामा की लंबाई 6 सेंटीमीटर लिखी है और शायरा ने अपना उत्तर 5 सेंटीमीटर लिखा है। अब बताइएगा, यहाँ से जो 1 है और ये जो है यहाँ से 6 है, ये देख रहे हैं, एक लिखा 6 एक लिखी 5, तो किसका सही होगा। अब बता सकते हैं ना किसका सही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए, श्यामा ने मापने में क्या गलती की, तो श्यामा ने एक को छोड़ दिया, एक को छोड़ के जो है एक से मतलब 0 को छोड़ दिया, एक से शुरू किया, तो यही गलती है, ये एक होता है, ठीक है। ये जो है 0 से 2 तब तो ये एक हो जाएगा, यही गलती हुआ है। शायरा की माप क्या है, गलत है या सही है, तो यहाँ पर शायरा जो है वो सही है। पता जो है पत्ती की जो है सही माप क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, भोलू के पैमाने से ब्लेड की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर और कील की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर मापी। तो कील की लंबाई जो है 3.2 और भोलू ने 4.2, तो देखिए ये तो सही है, यहाँ पर 4 से 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है किसका, तो कील का, तो कील का यहाँ 15 है ना, हाँ 15 से यहाँ पर जो है 12, तो 12 3 15 0 2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये भी जो है सही। मतलब उसने क्या गलती की, बताइए कि उसने क्या गलती की। आपसे पूछा 4 जो 2 है और कील की लंबाई 3 2 है, तो गलती मापने के लिए कहता है। देखिए ये भाग जो है, ये भाग जो है यहाँ से इसका कील वाला गलती है, 0 यहाँ से चलेगा, यहाँ पर 15 आकर ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, पेंसिल की लंबाई को का पर जो है का पैमाने से पढ़कर बताइए और पेंसिल की जो लंबाई है खा पैमाने से पढ़कर बताइए। देखिए यहाँ पर लंबाई पेंसिल की का और खा से मापेंगे। का और खा में तो ऊपर नीचे में देखेंगे तो यहाँ से 4 से लेकर 11 11.5, और यहाँ पर देखेंगे तो 4 से लेकर यहाँ पर कितना, तो 11, ये थोड़ा सा ऊंचा ही हो गया तो उसकी जो है लंबाई कम हो गई, ये यहाँ पर दिखाया गया है इसके का और खा में, ठीक है। आपने सीखा कि जिस वस्तु की लंबाई मापनी हो उसी पैमाने के समानांतर, देख रहे हैं ये समानांतर है, तभी हम उसकी लंबाई माप सकेंगे अच्छी तरह से। तिरछा जैसे ही मापेंगे तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, आप उसको सही तरीके से नहीं माप सकते। सही माप जो है क और ख और ग में से कौन सा जो है जगह ठीक है, तो ये आपका नीचे वाला जो सही पैमाना है आपका ख नंबर, ये जो है ये सही है, और ऊपर वाला क जो है वो गलत है। सही माप के लिए यहाँ पर हमने देख लिया, तब अब जो है अब तक आप समझ गए होंगे कि सही माप के लिए वस्तु, पैमाने और आँख की स्थिति का अपना अपना महत्व है। देखिए वस्तु की भी और पैमाने का भी और आँख का भी, अब किस तरह से किस तरफ से देख रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं, अभ्यास हम करते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि पैमाना में देखेंगे जो अगर इधर और इधर हैं और इधर हैं 3 हैं, तो 3 में हमको 3 तरह से दिखाई देगा। बीच का जो ये भाग है एक बिंदु में आकर केंद्र में जाकर मिलेगा, तो ये बीच का भाग होगा, लेकिन ये काटता हुआ किधर जाएगा, सीधा जाएगा, ये मतलब उसके सामने जाएगा, इसका भी जाएगा इसके सामने, और जो बीच में वो उसके सामने, तो बीच में जो है काट रहा है, जो ये आप देख सकते हैं बीच को काट रहा है। लेकिन लंबाई की मापने का सही तरीका ख की स्थिति में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, जो सही होगा वो क्या होगा, ये लंबाई ये होगा सही होगा, लेकिन इसका जो क्या होगा ये दोनों का गलत हो जाएगा। लेकिन आँख जो है और पैमाना जो है और लंबाई जो है, जो भी आप उपयोग कर रहे हैं वस्तु जो है, उसका स्थिति में अपना अपना महत्व मिलता है, जो कि लंबाई में देख सकते हैं कि सभी का नज़र जो है किस सीध में जा रहा है। ये आपका ख स्थिति हो गया, कैसे चल रहा है। अब हम चलेंगे क्रियाकलाप 3 में। अनुमान
ऐसे बताइए कि आपकी पुस्तक की लंबाई कितनी है। ये तो आप बता सकते हैं कि अनुमान से कि नाप कर की पुस्तक की लंबाई जो है ये मान लीजिए आपका ये लंबाई पुस्तक का जो है ये लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया और यह जो है आपका ये आपका मोटाई हो गया। तो ये बता सकते हैं कि मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो कितना है, तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप बताइएगा। आगे है हम चलेंगे कि अब जो है पुस्तक की लंबाई को पैमाने से मापें। उसका जो है अनुमान कैसे निकला। यदि आप दोबारा कोशिश करेंगे तो शायद आपका अनुमान अधिक जो है ठीक बैठेगा। इस बार अनुमान से पुस्तक की चौड़ाई बताएं। आप जो है यहाँ पर माप कर बता सकते हैं, वही सब क्वेश्चन यहाँ पर है। इस बार आपका अनुमान पहले से अधिक ठीक है या नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसको मापेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बार बार कोशिश करने से क्या होता है, अनुमान में सुधार आता रहता है। और किसी जो है वक्र रेखा की लंबाई यहाँ पर मापेंगे तो हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते, जो सीधा नहीं मापेंगे। ऐसा होता है तो ऐसे में आप सीधा कैसे मापिएगा, उसका जो है आगे पीछे हो जाएगा भाग, तो वो तो गलत दिखाएगा। तो वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, धागे का उपयोग हम करेंगे। किसका, तो धागे का। क्रियाकलाप में वही है कि आप कैसे उपयोग करेंगे, एक बिंदु से 2 बिंदु की बीच की दूरी में हम धागा का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग करिए और धागे के एक सिर पर क्या करेंगे, गांठ बांध देंगे और जो है इस गांठ को ए बिंदु पर रख देंगे। और आगे जो है धागे की लंबाई जो है आगे धागे की अपनी उंगली तथा जो है अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर उसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखेंगे। इस बिंदु पर जो है अपने ये भाग देख रहे हैं ना, कैसे धागे से ये भाग यहाँ ऐसे चला, फिर ऐसे करके जैसे चलेगा धीरे धीरे करके उसको हम जो है थाम के रखेंगे और दूसरे भाग जो है उसके धागों को हम वहाँ तक पहुँचा देंगे और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, बी तक हम पहुँचा देंगे और धागे से जो बिंदु बी तक है वहाँ का चिन्ह हम अंकित कर देंगे और उसके बाद हम मीटर पैमाने पर इसको हम फैलाएंगे। जब धागे की आरंभ में बड़ी गांठ है, ये गांठ है तथा इसके जो अंतिम भाग है, ये अंतिम भाग है, बीच की लंबाई के मापने के लिए ए और बी लंबाई हम कह देंगे, ये और ये बी है। तो ये माप क्या हो जाएगा, तो ये माप का वक्र क्या होगा, रेखा ए और बी लंबाई है, ए और बी लंबाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए जो है हम दूरियां एवं लंबाइयों की सही माप ले रहे हैं, बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ युक्तियों का मापन जो है परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक इकाइयां मतलब मात्रकों की आवश्यकता होती है। जो आप देखते हैं कि मीटर में जो है मापना है, सेंटीमीटर में मापना है, जो लंबाई मापते हैं तो उसके लिए पैमाने की आवश्यकता होती है। जो मानक इकाई होती है, मात्रक होती है, उसकी हमको आवश्यकता होती है। चलिए अब जो है आगे देखेंगे, जिसमें जो है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5 में है कि हाँ, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो हाल ही में देखी हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल का बस्ता, मच्छर, वेज, डिस्को पर रखे बैठे हुए व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग। इसके अतिरिक्त जो है तितलियाँ, कुत्ते, गाय, हाथी, जो भी है आप पशु पक्षी लिख सकते हैं। आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, लकड़ी, सुई, जो है घड़ी की सुई भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ जो है लंबी सूची आप कॉपी पर बना सकते हैं, जो भी आप जो है आसपास देखे हैं। चलिए देखिए, विराम अवस्था में आपको क्या मिलता है, तो घर है। क्या है, घर है, सिलाई मशीन है और जो यहाँ पर आप उपयोग करते हैं क्या है, विराम अवस्था में फैक्ट्री है, ये सब है, पत्थर है, गेंद है, ये विराम अवस्था। गति कौन कर रहा है, तो गति आप कर रहे हैं। गति गाय, भैंस, कुत्ता और जो है घोड़ा, और आप ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन भी गति करता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, गति कर रहे हैं। घर देखिए क्या है, गति नहीं कर रहा है, वस्तु विराम अवस्था में है। गतिशील क्या, पंछी देखिए, कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए, तितली देखिए, ये सब क्या गति कर रहा है। जो गति करता है वो उसका जो है एक उदाहरण है, वो क्या, सजीव है। इसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये सब गतिशील वस्तु और विरामावस्था के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे देखेंगे कि इनमें से जो है कौन गतिशील है, कौन विरामावस्था है, हमने बता दिया आपको।
अब आपने कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति कर रही है अथवा विराम है? तो जिसमें जो है गति होती है वो आपको दिखता है, जैसे चिड़िया, वो क्या है? गति कर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है। मेज जा रहा है? नहीं जा रहा है। आप इमेज को भी नहीं देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान, चींटी को देखते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए। ये आप जो है हमने पहले भी अध्याय में सजीव निर्जीव के बारे में पढ़ा है, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपने यह देखा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर रहता है। इसी आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया कि वह कोई वस्तु गति में है अथवा विरामावस्था में है। हम जो है चींटी को गति से ध्यान देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान चींटी जो है कैसे जा रही है। क्रियाकलाप में आप देखिएगा कि ये आपका शुरू करता है, यहाँ पर से शुरू करता है, धीरे 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 ये यहाँ तक आ जाता है। चींटी का गति ये दर्शाया गया कॉपी पर है कि ये जो है एक सीट पर जो है चींटी रेंगते हुए देखने को मिलता है, और वह जो है जब वह कागज़ पर सीट पर आता है तो रेंग चुकी हो। पेंसिल की जो है आप देख सकते हैं कि उसके छोटे छोटे जो है बिंदु से आप अंकित कर सकते हैं कैसे वो चली है। जैसे जैसे वो कागज़ पर रेंगती जाएगी आप स्थिति पर अंकित करते जाइएगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया है। कुछ चींटी को यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सीट की इधर उधर आप चीनी मिला जो है फैला दीजिए और चींटी को वहाँ से हटाइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन जो है बिंदुओं में जिन्हें आप कागज़ पर अंकित किए हैं, तो तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा आप देख सकते, जहाँ जहाँ पर चीनी का आपका मिलेगा वहाँ पर चींटी आपको दिखाई देगा। ये जो है बिंदु एक समय के बाद चींटी की स्थिति बता रही है, मतलब जहाँ जहाँ आपको चीनी मिलेगा वहाँ आपको चींटी का आगमन आना जाना है, और यही बिंदु आप देखेंगे तो आपका मिलेगा। चलिए, गति जो है हमने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया, जो भी लिखा हुआ है हमने बोल दिया आपको। जो लाइन नहीं पढ़ी लेकिन जो भी था मर्म आप समझ सकते हैं। गति जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जैसी दिखाई देती है, मतलब किसी भी वस्तु के परिवर्तन में जो है परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या गति है। आप जो है क्या आप ऐसा नहीं मानते, मतलब गति में परिवर्तन, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या गति है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति है। क्रियाकलाप 5 है कि वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली के पंखा जैसी वस्तुओं को किसी समूह में रखा था। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं, ये क्या है, नहीं करती हैं। क्या आप इनके बारे में किसी भाग के बारे में कोई गति देखते हैं? तो हाँ, उसके भाग हम देखते हैं कि गति करता है। पंखे के डैनी को देखेंगे तो, और सुई की घड़ी को देखेंगे तो ये क्या करती है, गति करती है। क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम जो है इन कुछ विभिन्न जो है प्रकार की गतियों को देखते हैं, जिनमें से इसको समझने में सहायता मिलेगी कि ये कैसे गति करते हैं। पहला, ये जो है आपका सरल रेखीय गति, जो कि उदाहरण के रूप में आपको मिल रहा है, कौन सा है, गाड़ी। ये सरल रेखा मतलब कि ये सीधा चल रहा है, ये क्या है, सीधा चल रहा है। इसको समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। अब आपका जो है इसको समाप्त कर देंगे आज हम। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर है आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही का मार्च फास्ट की गति अथवा जो है गिरते पत्थर की गति का अवलोकन किया है। ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं कि सरल रेखा, वर्तुल रेखा, ये सब जो है आपको पूछा जाता है। चलिए, यह हम अभी सरल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो सीधा मार्ग में चल रहा है, जो सीधा सड़क है, जो सिपाही मार्च फास्ट कर रहा है, ये सब देखने को आपको मिलता है। जो पत्थर गिर रहा है, ये अवलोकन आप करेंगे। तो यह किस प्रकार की गति है? तो 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या होता है, धावक भी जो है सरल रेखा में ही दौड़ता है। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार की किसी अन्य उदाहरण को दे सकते हैं? तो दीजिएगा कि जो भी सीधे गति में चलेगा, दौड़ना भी क्या है, सीधा है, सरल रेखा है। गाड़ी चल रही है तो क्या सरल रेखा में चल रही है, ये आप बताइएगा। अब जो है इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, और इस प्रकार के जो भी गति हैं वो क्या कहलाएंगे, सरल रेखीय गति कहलाएंगे। जो सरल रेखा में गति करेगा वो क्या कहलाएगा, सरल रेखा गति कहलाएगा, सरल रेखीय गति कहलाएगा। ये हम
पढ़ा, ये हमने पढ़ा। अब है 7वां क्रियाकलाप की, एक छोटा सा पत्थर लेंगे और इसमें जो है धागा से हम उसको बांध देंगे तथा इसमें हाथ से उसे तेजी से घुमाएंगे। पत्थर की गति को ध्यान से देखेंगे, हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ पर गति करता है। मतलब एक वृत्त जो है ये उसका वृत्त, मतलब ये जो दिख रहा है धागा में बांधे हुए पत्थर को, ये गति जो है वृत्तीय जो है रूप से कर रहा है, ये वृत्तीय गति ये कर रहा है। तो वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो ये वृत्तीय पथ हो गया। तो इस गति के दौरान पत्थर की जो है आपके हाथ की दूरी समान रहती है। जो पत्थर है और हाथ की दूरी जो है ये और ये क्या होता है, समान रहता है। तो ऐसे करके आप इसको घुमाते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति या घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जो पत्थर आपके हाथों द्वारा घुमाया जा रहा है समान दूरी में रहना चाहिए, तो ये गति क्या, वृत्तीय पथ पर जो चल रहा है ये गति क्या है, तो ये गति वर्तुल या घूर्णन गति कहलाता है। आगे चलिए, अब है आपका बिजली के पंखे या किसी घड़ी के सेकेंड की सुई की गति क्या है, वर्तुल गति के उदाहरण है। किसके, तो बिजली का पंखा चल रहा है, ये देख रहे हैं, एक जो है घूर्णन एक वृत्तीय पथ पर जो है गति कर रहा है, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो ये क्या है, यही जो है वर्तुल गति या घूर्णन गति का उदाहरण आपको पंखा मिलता है। सुई जो किसका, सुई, तो घड़ी के सुई भी देखने को मिलता है। तो एक जो है वृत्तीय पथ पर वो घूर्णन करता है, घूमता है। तो यही आपका उदाहरण हो गया घूर्णन और वर्तुल गति के। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका वर्तुल गति के कुछ वस्तुएं जो दिखाए गए। देखिए, डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आप क्रियाकलाप में हमने लिया था। अब डोरी को जो है अपनी उंगली से पकड़िए तथा पत्थर को लटकने दीजिए। अब मतलब ये आपका ऐसे, ये पत्थर को लटकिए, यहाँ पर आप पकड़िए, ठीक है। अब क्या होगा, तो दूसरे हाथ से जो है पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर उसे स्वतंत्र कीजिए। मतलब ये यहाँ पर हम पकड़े हैं, दूसरे हाथ से खींचेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, तो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। तो ये भाग है जो ये स्वतंत्र कर देगा। अब छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि पत्थर को छोड़े जाने पर वह क्या होता है, वह एक छोर से दूसरी छोर एक छोर तथा एक छोर से दूसरे छोर और तथा दूसरे छोर पर एक निश्चित समय पर गति करता है। मतलब एक छोर से यहाँ पर छोड़े, यहाँ गया, फिर जो है यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया। मतलब एक निश्चित जो है समय होता है कि लौटने का, एक निश्चित जो है गति होता है, एक निश्चित समय पर वह गति करता है। यही जो है गति, यही गति आवर्त गति कहलाती है। मतलब एक निश्चित समय पर वह गति कर लेता है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, तो वह गति क्या कहलाएगा, आवर्त गति कहलाएगा। अब देखिए, पत्थर का इधर से उधर डोलने की क्रिया को दोलन कहा जाता है, करना कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्थर की क्रिया जो है इधर से उधर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दोलन करना कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन करना कहते हैं। उंगली से बंधा हुआ धागा तथा पत्थर वास्तव में एक दोलक है। क्या है, उंगली से जो बंधा हुआ धागा है वो क्या है, दोलक है। और तथा लटका हुआ जो पत्थर है वो लोलक है। क्या है, जो पत्थर है वो लोलक है, जो धागा है वो दोलक है। ये याद रखिएगा, जो धागा है वो दोलक है और जो पत्थर है वो लोलक है, जो लटका हुआ है। किसी लोलक की गति, मतलब जो लोलक की गति मतलब जो पत्थर है वो आप देखेंगे तो वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला जो है झूलते बच्चे की गति, ये क्या है, लोलक की है। ये जो उसमें बंधा हुआ है, जो घूम रहा है वो लोलक है, जो जिसमें बंधा हुआ है वो क्या है, वो दोलक है। क्या है, वो दोलक है। अब देखेंगे यहाँ पर लहराना हो गया, गिटार की डोरी हो गया, का कंपन करना हो गया, और जो है बच्चे द्वारा ढोलों मतलब तबलों के सतह पर जो है कंपन से, ये आवर्त गति की उदाहरण है। यहाँ पर देखेंगे तो आवर्त गति किसको कहते हैं, तो आवर्त गति ये सारे के सारे हैं जो कि एक जो है यहाँ पर हमने देखा कि एक निश्चित समय में जो है लौटता है, एक निश्चित समय में वो गति करता है। तो आपने यहाँ पर एक बार मारा, दूसरा बार मारा, तीसरे बार मारा, मतलब ढोलक पे, तबला पे जो है कंपन करते हैं, तो उसका समय क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय पर ये जब गति करता है वही क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए कि झूला झूलते बच्चे की गति, गिटार की डोरियों का कंपन का गति, बच्चे द्वारा जो है बजते समय जो है ढोलकों या तबलों की सतह पर कंपन की गति, ये जो है क्या किसके उदाहरण हैं। तो लोलक की गति और जो पृथ्वी की शाखाओं का इधर उधर लहराना, ये सब जो है आपको बताना है। तो लोलक को
कौन हो गया? तो लोलक आपका जो लटका हुआ, जो जिससे बंधा हुआ है। दोलक क्या हो गया? जो बांधे हुए है। तो ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछता भी है कि बताइए कि कौन सा आवर्त गति है? तो गिटार वाला हो गया, गिटार वाला, तबला वाला, और जो इधर उधर बच्चा झूल रहा है झूला, वो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? आवर्त गति के उदाहरण हैं, जिनमें जो है वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया। वो ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद अपनी जो है स्थिति को दोहराती है अंतराल में, जो है अपनी वस्तुएं, जो भी वैसी वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती हैं, वो गति क्या कहलाती हैं? तो वो गति आवर्त गति कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो है ये झूला जो दिख रहे हैं, ये गया फिर आएगा, फिर गया फिर आएगा, एक निश्चित समय में जो ये दोहराया जा रहा है। यहाँ पर पत्थर जो है ये लोलक है, ये क्या है? ये जो है लोलक है। ये क्या है? ये दोलक, ये दोलन है। ये जो है ये लोलक है। क्या? ये लोलक है। हमने यहाँ पर देखा कि दोलक और लोलक, ये क्या है? ये आपका दोलक हो गया, ये आपका दोलक हो गया, ये लोलक हो गया। लोलक जो है एक निश्चित समय में अपनी जो है गति को दोहराता है। जब यही दोहराता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है। अब है आगे कि आपने क्रियाकलाप 5 में एक के जो है के एक भाग के रूप में सिलाई के मशीन का अवलोकन किया। ये भी क्या है? ये भी आवर्त गति के उदाहरण है। मतलब सिलाई का मशीन भी आपका आवर्त गति है। आपने ध्यान दिया कि सिलाई की मशीन एक जगह पर स्थित रहती है, जो जिसकी जो है जबकि उसकी पहिया घूमता है। इसमें एक सुई भी होती है जो क्या करता है? जब तक पहिया घूमता है एक निश्चित अंतराल में जो है उसमें नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? यह जो है सुई आवर्त गति कर रही है। क्या? ये भी सुई क्या? आवर्त गति है। परंतु सिलाई मशीन का पहिया अपने अक्ष पर घूमता है और इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। यहाँ पर आपका सिलाई मशीन का पहिया है वो घूर्णन गति का उदाहरण है, लेकिन सुई जो है वो क्या है? वो आवर्त गति का उदाहरण है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुई और जो सिलाई मशीन में आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा घूर्णन गति है और कौन सा आवर्त गति है, तो सुई क्या है? तो आवर्त, मतलब लौट रहा है एक निश्चित समय में, लेकिन अक्ष पर जो घूमता है, तो अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, एक बार जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, वो कौन है? वो आपका हो गया आपका पहिया। ये घूर्णन गति के उदाहरण हैं। बॉल को भी एक जगह रखकर घुमाया होगा तो उस बॉल को भी हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और हमारी पृथ्वी भी क्या है? अपने अक्ष पर घूमती है, ये आप जानते हैं। उसकी जो है उसकी घूर्णन गति कहलाती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वह भी उसकी घूर्णन गति कहलाती है। आगे यहाँ पर है कि क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद की गति को ध्यानपूर्वक देखा है, अवलोकन किया? यह जो है गेंद फर्श पर लुढ़कती हुई घूर्णन करते हुए आगे की ओर, मतलब देखते हैं ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ये घूर्णन होगा। क्या हुआ? अपने अक्ष पर ये घूर्णन कर रहा है। इस प्रकार गेंद जो है सरलरेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। जो ये जो है सरलरेखा गति पर सीधा भी जाएगा और घूर्णन करते हुए भी जाएगा। ये सीधा भी जा रहा है, कहते हैं सीधा गेंद फेंको, सीधा गेंद फेंको, तो ये क्या? सरल रेखा भी चल रहा है और घूर्णन मतलब घूम भी रहा है, ये इसका जो घुमाव भी है। यदि आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें जो है वस्तु की गति जो है विभिन्न प्रकार की गतियों का संयोजन, मतलब एक से ज़्यादा। इस अध्याय के अंतर्गत जो है हमने बहुत से मापन का क्रियाकलाप किया और कुछ जो है गतिविधि भी हमने चर्चा की। हमने देखा कि जो है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो वह गति कहलाएगा। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? स्थिति में जो भी परिवर्तन हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए दूरी मापन का उपयोग हम करते हैं। इसमें जो हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी गति से है, कितना तीव्र गति से है। देखते होंगे कि बॉल जो आपको फेंका जाता है क्रिकेट में, वो तुरंत सेकेंड में बता देता है कि इसकी गति जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे ही जो है इसको मापा जाता है। इसमें जो है दूरी जो है ये जो है यहाँ से इतना दूरी तय करने में इसको इतना जो है स्पीड के साथ फेंका गया। ये आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं और ये उदाहरण आप तो क्रिकेट देखते हैं तो पता ही है। देखिए इसमें से यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति से कर रही है, तीव्र गति कर रही है। समय
के अवलोकन के साथ जो है हम फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली पर जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, साइकिल के द्वारा दूरी तय करना, रेलगाड़ी द्वारा जो है दूरी तय करना इत्यादि जो है हमें समय के साथ तुलना कर उसकी गतियों की तुलना करते हैं। मतलब 1 घंटा में जो है 100 किलोमीटर तय कर गया रेलगाड़ी, 1 घंटा में 100 किलोमीटर तय करता है, तो दूरी यही हो गया 100 किलोमीटर और घंटा आपका समय हो गया। देखिए आपने स्कूल जाने में जो है कितना समय लगेगा यदि आप पैदल चलेंगे और या दौड़ के चलेंगे या साइकिल से या बस से, तो बता सकते हैं कितना समय लगता है। और जो है सबसे कम समय किस में लगता है, तो बस में लग रहा है। आपने रेलगाड़ी की सवारी की है तो यदि उतनी ही दूरी जो है पैदल चलेंगे तो कितना, तो 100 किलोमीटर चलिए पैदल, 2 दिन 3 दिन में पहुँचिएगा। वही आप 3 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 2 घंटे में कर सकते हैं। एक निश्चित समय में जो है एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समय निश्चित, मतलब कि 1 घंटा में हमको 100 किलोमीटर चलना है तो वही क्या कहलाएगा, तो 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 100 किलोमीटर जो चाल हो गया, क्या हो गया, तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी हो गया जो 100 किलोमीटर हो गया। तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमको जो एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय कर लेता है, एक वस्तु जो है जितना 100 किलोमीटर तय कर लिया तो वही क्या कहलाएगा, वस्तु की चाल कहलाएगा 100 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 घंटा उसका चाल हो गया, 1 घंटा में 100 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की जो है कम से कम जो है बताइए आपकी चाल रेलगाड़ी से कम है या ज़्यादा, बहुत ही कम है। यहाँ पर पैमाना है, स्केल है, दूरी, डिस्टेंस, मापन, इकाई, यूनिट, अल्पमत माप है, गति है, मोशन है, आवर्त गति है, सररेखीय है, जो है लाइनर मोशन है, वर्तुल है, सर्कुलर है और घूर्णन है, रोटेशन मोशन। ये सब जो है शब्द थे। हमने जो है यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा कि प्राचीन काल में लोग जो है हाथ की लंबाई, वित्ता, कदम आदि का उपयोग मापन के रूप में जो है मात्रक के रूप में करते थे। इसमें जो है उलझने होती थी, इसलिए जो है एक समय मापन का प्रणाली, एक समान प्रणाली जो है मापन का विकसित हुआ और इसकी आवश्यकता भी हुई। और अब जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई इकाइयों का उपयोग करते हैं। एसआई इकाइयों में जो है लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर है। आपसे बहुत बार पूछा गया है लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। सबसे जो है पैमाने में सबसे छोटे भाग, न्यूनतम भाग जो होते हैं अल्पमत माप होते हैं। जो भी होता है सबसे जो भाग कम होगा वो अल्पमत माप होगा, न्यूनतम माप। सरलेखा के अनुदिश गति करने वाला क्यों क्या कहते हैं, सरलेखीय गति करते हैं। वर्तुल गति जो है कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की दूरी नियत बिंदु में एक समान रहती है। और ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में जो है वो अपने निश्चित अंतराल में जो पश्चात वो अपने काम को दोहराती है तो वो क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाती है। जो आवर्त गति क्या है, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। और जो है वर्तुल गति किसको कहते हैं, कोई वस्तु एक जो है इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की दूरी किसी नियत बिंदु से क्या हो, एक समान हो, मतलब एक समान गति के साथ चले। देखिए घूर्णन गति क्या है, तो स्वयं यहाँ याद रखना है कि घूर्णन गति वस्तु स्वयं अपने अक्ष पर जो है किसी अक्ष के परित घूमती है, किसी अक्ष के परित जो है घूमता हुआ घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी क्या करता है, घूर्णन गति 24 घंटा में एक बार पृथ्वी जो है यहाँ पर घूर्णन कर लेता है, तभी तो दिन और रात होता है। देखिए अब है कि अपने अक्ष पर सूर्य के जो घूमेंगे तो वो परिक्रमा हो जाएगा, वो कितना दिन में करता है, 365 दिन में। यह है कि एसआई मात्रक में लंबाई का मापक क्या है, तो मीटर। क्या है, मीटर। क्वेश्चन में हम अब चल रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर। 1000 मीटर। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं गतिशील कर रहा है, तो यहाँ पर गतिशील की बात आपसे पूछ रही है। तो देखिए चिड़िया, उड़ती चिड़िया गतिशील है। चींटी की गति क्या है, गतिशील है। घड़ी की सुई और घड़ी की सुई गतिशील है, घड़ी गतिशील नहीं है। आवर्ती गति का उदाहरण है जो आवर्त गति है। झूला जो आप झूल रहे हैं, झूलते जो है झूला झूलते बच्चे। लोलक की गति, इनमें से सभी तबले जो हैं बजते तबलों के पृष्ठ की जो है गति, लोलक की गति और झूला झूलते, ये सभी जो हैं ये क्या है, आवर्ती गति के उदाहरण हैं। हमने अभी तो यहाँ पर पढ़ा कि आवर्त गति के उदाहरण जो है ढोलक है, तबला है। ये जो आवर्ती गति के उदाहरण हमने देखा कि ये जो भाग है ये सारे के सारे क्या हैं, आवर्ती गति के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए 1 मिनट आपको हम दिखा देते हैं ताकि आप जो हैं
दिक्कत न करे। ये देखिए अपने अक्ष पर घूमता गति ये घूर्णन होता है, और जो ये आवर्त गति है ये क्या सुई जो है वो क्या है आवर्त गति का काम करता है। जो सिलाई मशीन का होता है वो सुई एक निश्चित समय में जो है आता जाता है। ये जो है देखिए झूले से झूलता हुआ गति, गिटार जो हो गया, कंपन, बजते ढोलक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आवर्त गति के उदाहरण हैं। ये जो देख रहे हैं ये लोलक है, ये जो है दोलक है। ये क्या है दोलक है, ये लोलक है। एक निश्चित समय में जो है ये आता दोहराता है अपनी जो है चाल को, गति मतलब अपनी ही गति को फिर से वो दोहराता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतराल में जो है अपनी गति को दोहराने वाले को क्या कहते हैं, एक निश्चित अंतराल में, तो उसको वस्तु के जो एक निश्चित अंतराल है वो दोहराता है तो वो आवर्ती गति कहलाता है। चलिए हमने आपको इसलिए दिखा दिया कि आप भूलिएगा नहीं। ये तीनों के तीनों हो गए। अब जो है यहाँ पर आपको बताना है कि एक निश्चित क्वेश्चन है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है। तो दूरी जो है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। खाली स्थान भरिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब खाली स्थान भरेंगे तो यहाँ पर पहला है क्वेश्चन कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर कितना, तो 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर कितना, तो 100 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना, तो 1000 मीटर। और झूले पर किसी बच्चे की गति क्या होगी, तो आवर्ती गति होगी। और कुत्ता जो है जब पूँछ हिलाता है तो उसकी गति क्या होगी, एक निश्चित चाल में जो है एक निश्चित समय पर वो पूँछ जो है एक साथ जो है घूमता है, तो वो क्या होगा, आवर्ती गति कहलाएगी। यही है। यहाँ पर जो है आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना, हाफ होता है, कितना, हाफ। और दूसरा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा कितना, तो 100 आप मीटर कर 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर बराबर 1 मीटर। एक जो है और 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर में है तो 1000 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 1000 होगा, तब ये होगा 1 मीटर। कितना, तो 1000 मीटर जो है मिलीमीटर होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। और 1 मीटर है तो किलोमीटर है, तो 1000 जब हम मीटर देंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होगा, 1 किलोमीटर। तो ये आपका हमने टोटल जो है कर दिया। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से पूछेगा, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी जो है पैमाना था हमने यहाँ पर देखा, यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसको भी कर लिया। अलग से भी हम आपको MCQ करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।